हेलो गाइस, अभ्युदय पोर्टल मिर्जापुर में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी जुड़ जाएं चैनल के साथ, और जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो अपना नाम लिखकर जरूर नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी प्रेजेंस दिखाएं। ओके, तो आज का जो हमारे पूरी डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम। ओके, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हालांकि हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन एज ए टीचर आपको एक मॉडल स्ट्रेटजी बताई जा सकती है। फिर हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्या होते हैं। जो बच्चे पहली बार 10 अक्टूबर 2021 को यूपीएससी के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से जो 2021 में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और 2022 में शामिल होंगे, ओके, या 23 में शामिल होंगे, उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, इस वीडियो के डिस्कशन के दौरान आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपको ऐसी बात जो आप जानना चाहते हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल डिस्कशन करेंगे, इसके बाद समझेंगे यूपीएससी क्या है, फिर यूपीएससी 2021 पर चर्चा करेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, और देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। इसके बाद सिलेबस में हम लोग प्री मेंस और इंटरव्यू की चर्चा करेंगे, और विद मार्किंग, ओके, कि कौन सा जो पेपर है वो कितने मार्क का होता है, टोटल मार्किंग कितनी होती है। इसके बाद हम लोग लास्ट में एक फुल ईयर स्ट्रेटजी डिस्कशन करेंगे कि एक साल की ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि यूपीएससी को क्रैक करने के चांसेस हमारे बढ़ जाएं। ओके, देखिए यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, तो इसलिए कोई श्योर होके कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आप ऐसा करेंगे तो आप ऐसा पा जाएंगे, या आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो आप ऐसा कर लेंगे। हाँ, लेकिन कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्हें आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि जब आप इस सेशन में जुड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री की अभ्युदय योजना का लाभ आप ले रहे हैं, तो अपनी तैयारी को एक जो शेप है वो आप अच्छे से दीजिए। और जितना भी अभ्युदय योजना के अंतर्गत फैकल्टी आपके लिए लगी हुई है पूरे प्रदेश में, वो सभी आपके सहयोग के लिए काम कर रही है। ओके, दिन रात आपके लिए ही काम कर रही है। तो हम आज अपनी इस जो पूरी डिस्कशन है उसको सबसे पहले जनरल डिस्कशन से शुरू करते हैं, और मानते हैं कि आपको ये पता है कि जो पेपर होते हैं वो 3 पेपर होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू, 3 चरण में पूरा एग्ज़ाम होता है। अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं, एक जनरल बात करेंगे हम लोग, जैसे आपस में बात कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डिस्कशन करना है या कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले तो आप अपनी प्रेजेंस दिखाएं, कौन कौन प्रेजेंट हो गया है, और जो बच्चे अभी रीच से बाहर हैं उनको भी शामिल करें इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव सेशन में वीडियो के माध्यम से, जब तक कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही हैं, सबको जोड़ने का प्रयास करें। सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी कि देखिए, जो रिसोर्स की अगर कोई बात करे कि सर यूपीएससी में जो रिसोर्स है वो कहाँ से मिलेगा, तो देखिए रिसोर्स सबके पास लगभग सेम होता है। जो स्टैंडर्ड्स बुक होती हैं लगभग सब वही सारे बुक्स पढ़ते हैं, है ना। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं आप, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं आप, इकोनॉमी के लिए रमेश पढ़ते हैं आप, या आप अपने जो कोचिंग के नोट्स हैं उनको प्रेफर करते हैं, है ना। और जो करंट अफेयर के टॉपिक हैं उनको भी आप अलग अलग वेबसाइट के थ्रू या कुछ मैगजीन्स के थ्रू, एक लिमिटेड मैगजीन्स हैं उनके थ्रू आप पढ़ते हैं, या गवर्नमेंट के जो नोट्स पढ़ते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बुक का जो क्राइटेरिया है वो लगभग सभी के पास है। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास ये बुक है, दूसरे के पास पता नहीं कौन सी बुक होगी, या जिसने टॉप किया है उसके पास ऐसी पता नहीं कौन सी बुक होगी जिसको पढ़कर उसने टॉप कर लिया। तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। सभी के पास जो मटेरियल होता है वो लगभग सेम होता है, 95%, 90%। फिर उसमें जो 5-10% का एडिशन होता है वो बच्चे का अपना एडिशन होता है। उसमें ना तो कोई कोचिंग संस्थान, ना कोई टीचर, ना कोई किसी दूसरे का योगदान होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे का या पढ़ने वाले का, स्टूडेंट का, एस्पिरेंट का ही योगदान होता है। और एक चीज़,
इस पूरी तैयारी में आपको जो ध्यान रखनी है कि अपने रिसोर्स को बड़ा लिमिटेड करना है। बहुत सारी चीज़ें, एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। अब आप समझिए, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मुखर्जी नगर के 4 टीचर्स के नोट्स भी आपके पास हैं, फिर अभ्युदय में सर आपको पढ़ा रहे हैं उनके भी नोट्स आपके पास हैं, फिर स्पेक्ट्रम भी आप पढ़ रहे हैं, बिपिन चंद्रा भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत मतलब एस चांद पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो भी आप पढ़ रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं करना है आपको अपने रिसोर्स को बहुत लिमिटेड करना है। हाँ, लेकिन उस रिसोर्स को क्या करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन करने से आप में जो गलती करने की गुंजाइश होगी एग्जाम में वो घट जाएगी। और देखिए, यूपीएससी का एक ऐसा एग्जाम है कि आप गलती नहीं कर सकते हैं। इस एग्जाम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, तो जब गलती की गुंजाइश नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन भी वैसी ही होनी चाहिए कि गलती की कोई गुंजाइश आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान ना रखें। आप अपना 100% यहाँ देंगे, 100% अपनी तैयारी के दौरान आप पूरा 100% देंगे। और इस 100% को देने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूंगा या आपके फादर मदर, आपके पेरेंट आपको मोटिवेट करेंगे या आपका जो केंद्र है वो आपको मोटिवेट करेगा या कोई दूसरा आपको मोटिवेट करेगा। नहीं, आपको स्वयं अपने आप को मोटिवेशन देना है और आपको खुद ये तय करना है कि हमें क्या करना है। ये आपके लिए कोई दूसरा तय नहीं करेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं इन 3 स्टेजेस के बारे में। उसमें से प्रीलिमिनरी और मेंस की अगर जनरल बात करें तो देखिए, प्रीलिम्स को लेकर आप ये मान के चलिए कि सभी लोग नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं। इसी को मैं पीटी कहता हूं। अगर बार बार मैं पीटी शब्द का यूज़ करूं तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे पॉलिटी है तो आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत प्रीफर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप हिस्ट्री है, आपको सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी और क्लास नोट्स, देखिए क्लास नोट्स अंडरस्टूड है जो आप बनाते चल रहे हैं। हिस्ट्री आपको सर पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, सर के नोट्स भी पढ़ते जाइए। इकोनॉमी है, इकोनॉमी में अगर आपको बुक पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, अगर आपको बुक पढ़कर चीज़ें समझिए, इकोनॉमी बहुत ही टफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप पहले शुरुआत में अपने से नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी बुक बिल्कुल भी पढ़ने की कोशिश ना करें आप लोग इकोनॉमी में। इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप क्लास नोट्स पढ़ें और करंट अफेयर पढ़ते रहें साथ में। ओके, इसके अलावा जैसे मान लीजिए साइंस टेक है तो साइंस टेक में आपके जो क्लास नोट्स मिलेंगे उनको पढ़ते रहें और इसके अलावा करंट अफेयर से आप इसको कवर करते रहें। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी और फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उनको भी ऐसे ही पढ़ना है। और टेस्ट सीरीज, इस पर आपको बहुत वर्क करना है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपका इवैल्यूएशन होता रहेगा कि आपकी तैयारी सही फॉर्म में है, सही दिशा में है, आप जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने में कोई चूक तो नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं आप लैग कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को संभाल सकते हैं, आपको पूरा टाइम मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ का ये फ़ायदा होता है। ओके, बहुत सारे लोगों की अपनी सोच होती है, कुछ लोग कहते हैं टेस्ट सीरीज नहीं देनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं देनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए मॉडल क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी की टेस्ट सीरीज देंगे तो सेम क्वेश्चंस आपको ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल जाएं, ऐसा होने के चांसेस नहीं होते हैं। बस यही यूपीएससी की खासियत है, यही लोक सेवा आयोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी यही खासियत है। मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस के लिए सबसे पहले तो आप जो सिलेबस है इसका एक नोट्स बनाकर और अपनी टेबल पर चस्पा कर लीजिए, सामने वॉल पर लगा लीजिए। आप जब भी पढ़ें तो आपके साथ सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गाइडर आपका ये सिलेबस ही है, सिलेबस और बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर। मैं क्या बोल रहा हूं आप बिल्कुल भरोसा मत करिए, कोई और क्या बोल रहा है, थर्ड पार्टी क्या बोल रही, कुछ भरोसा मत करिए। लेकिन जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए आप और जो सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया गया है उसको आप अपने सामने लगा लीजिए। अब उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो आसान लगने लगेगी। इसके अलावा मेंस में आपको करंट अफेयर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है पढ़ते समय, साथ में करंट अफेयर तैयार करना है और इनके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाते चलिए आप।
कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाते चलिए। देखिए पूरी तैयारी के दौरान नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो आपको लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो आपको रिवीजन करने में, आपके कंटेंट के बारे में। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देते समय क्या होगा कि लास्ट टाइम इतना प्रेशर होता है कि आप सारे सब्जेक्ट को, जो कॉपी आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है। इतने मोटे मोटे नोट्स आपने बना रखे होंगे, तब तक आप पढ़ते पढ़ते बहुत सारा नोट्स बन जाएगा। लेकिन अगर आप क्रस्ट निकाल लेते हैं, उसका कॉम्प्रिहेंसिव कर लेते हैं, उसको की पॉइंट बना लेते हैं उसके, तो क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे उससे ठीक 1 या 2 रात पहले आप जब अपने की नोट्स निकालेंगे तो उससे आप अपने पूरे सिलेबस को रिवीजन कर पाएंगे। और पूरे सिलेबस को रिवीजन करने में क्या होगा कि आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे प्री का पेपर हो या मेंस का पेपर हो। कॉन्फिडेंस के साथ जब आप पेपर हॉल में जाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ आप अपने कॉन्फिडेंस से करके आएंगे। आपका अगर कॉन्फिडेंस लैग कर जाएगा तो आप बहुत सारी आती हुई चीज़ें भी गलत करने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो इसलिए अपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, किसी की कॉपी मत पढ़ें। समझ गए ना? जैसे कहीं से आपको कोई पीडीएफ मिल गया, अब आपने उसी को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, आप अपने नोट्स बनाइए, उसके अपने की पॉइंट्स बनाइए, पढ़िए उसको, लेकिन नोट्स अपने तैयार करिए। ओके, इसके बाद आपके पास एक ऐसे फोल्डर होने चाहिए अलग अलग कि हर सिलेबस में जितने भी पॉइंट दिए, आगे चर्चा करेंगे सिलेबस की, उनके जो फोल्डर में आपके पास हर सिलेबस का अलग मटेरियल होना चाहिए, ताकि जैसे करंट अफेयर में आपको कोई नया टॉपिक मिले, आपने उस फोल्डर में लगा दिया और उस पर रख लिया। ठीक है ना? ताकि जब आप लास्ट में रिवीजन करें, पढ़ाई करें, तो आपको मटेरियल के लिए कहीं भी भटकना ना पड़े। तो हर टॉपिक के नोट्स आपके पास आपके अपने हैंड रिटन होने चाहिए। ओके, फिर आप आंसर राइटिंग करते रहिए। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जब मेंस लिखने जा रहे हैं, तो आप आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आंसर राइटिंग कोई एक दिन में आप ऐसा नहीं परफेक्शन हो जाएगा, अभी आप लिखना स्टार्ट कर दें तो ये कोई सही समय, अब इसकी बात करेंगे क्या ये सही समय है आपको आंसर राइटिंग करने का। लेकिन मेंस में आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है। ओके, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि भाई ऑप्शनल को कैसे तैयार करें, ठीक है, या कौन सा ऑप्शनल लें, तो ये हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन ऑप्शनल को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि ऑप्शनल को अच्छे से तैयार करने का, कि ऑप्शनल आपको वेटेज देता है। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, आपको तैयारी में या आपका जो मेंस राइटिंग है उसमें आपको वेटेज दिलाएगा, आपको दूसरों से अलग रखेगा। जनरल स्टडीज देखिए सबको पढ़ना होता है, लेकिन ऑप्शनल इंटरेस्ट पर होता है। तो जो आपका सबसे अच्छा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसको आप अपने ऑप्शनल के रूप में तैयार करिए, पूरी इंट्रो, बॉडी उसकी और पूरा कंक्लूजन। ओके, फिर जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो आपके पास होना चाहिए। ओके, फिर जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी पहली बार अपीयर होंगे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। उनको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी पहली बार एग्ज़ाम देता है तो इतना जो स्ट्रेस आप में होगा वही स्ट्रेस सब में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। या कोई टॉपर हो उसमें भी ऐसा नहीं कि स्ट्रेस ना हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखिए यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ खास बनाती है, ठीक है, आपको सेंसिटिव बनाती है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, आपको आगे के सोचने के लिए मजबूर करती है। ओके, it means it makes you to person who much for sensitive, who much for responsible, and who looks forward to dairy something society. ओके, डूइंग समथिंग सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में कुछ करने के लिए उसको आगे फॉरवर्ड, अपने आगे के नज़रिए को सोचने के लिए मजबूर करता है। ये है यूपीएससी मेन। अब आगे बात करते हैं हम यूपीएससी के बारे में, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है कि पेपर को टाइम पर फिनिश कैसे करें, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम सिलेबस की बात कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होने वाला है।
अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में। देखिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दो पार्ट में होता है। इसके दो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं इसके अंतर्गत और सेंट्रल सिविल सर्विसेज होती हैं मेनली इसके अंतर्गत। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसके अंतर्गत आप जो IAS IPS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी सर्विसेज इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब हम सेंट्रल सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि IFS, IRS और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए की जो सर्विसेज हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब UPSC CSE 2021 का नोटिफिकेशन, उसका फॉर्म सब आप भर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं वो जो आगे फॉर्म भरेंगे या जिन्होंने भर लिया है, फिर भी हम एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें या आपके पास इसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका लेवल क्या होता है। जो UPSC का एग्ज़ाम होता है इसका लेवल क्या होता है। तो ये एक नेशनल एग्ज़ाम है। कैसा एग्ज़ाम है, ये एक नेशनल लेवल पर इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो ये कैसा एग्ज़ाम हो गया, नेशनल एग्ज़ाम हो गया। इस बार UPSC में 712 वैकेंसीज़ हैं, टोटल 712 वैकेंसीज़ हैं और जो हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, पेन पेपर मोड में होता है, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना होता है। ओके, एग्ज़ाम का जो स्टेजेस हैं वो आपको पता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है प्री में, अभी शुरुआत में प्री के भरने के लिए वो 200 रुपये है और मेंस के लिए 200 रुपीज़ है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होगी प्री के लिए। और नंबर ऑफ़ जो सिटीज़ हैं, जो टेस्ट सिटीज़ जहाँ ये कंडक्ट कराए जाएंगे, तो वो बहुत सारे हैं। आपको लगभग हर स्टेट में एक सिटी आपको मिल जाएगा और यूपी जैसे जो शहर हैं उनमें कई सारे सिटी आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस में। तो आप इनको फिल कर सकते हैं अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या है इसमें, तो कैंडिडेट मस्ट मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम 32 ईयर, यानी कि एज लिमिट 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। ईयर्स ऑफ एज ऑन 1 अगस्त 2021, 32 साल कब तक होने चाहिए, 1 अगस्त 2021 तक। इट मीन्स दैट कैंडिडेट हैव मस्ट बॉर्न अर्लियर अगस्त 2 1980। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो फॉर्म फिल कर रहा है उसका जन्म कब होना चाहिए, 2 अगस्त 1989 के पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। ओके, और 1 अगस्त 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, देयर इज ऑल्सो एज रिलैक्सेशन ऑफ सम ईयर्स फॉर सेवरल कैटेगरीज। अब अच्छा, एज के लिए कुछ कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और जो डिफेंस सर्विसेज पर्सनल होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, उनके लिए 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और आप जो ये देख रहे हैं, जो PWD वाले लोग हैं, ब्लाइंडनेस या लो विज़न के लोग हैं, डीफ एंड हार्ड हियरिंग वाले जो लोग हैं, ओके, डिसेबिलिटीज़ वाले जो लोग हैं, उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो इम्पॉर्टेंट है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित लोग हैं उनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, और ख़ासतौर से UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 में इनको कोई जो एज रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया गया है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, होल्ड अ ग्रेजुएशन डिग्री, एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट हु आर इन द लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड अवेटिंग their result are also eligible to apply for IAS preliminary exam। ओके, ऐसे बच्चे भी IAS का एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है। बस इसमें होता क्या है कि प्रूफ ऑफ पासिंग एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जाम, जब तक वो मेंस दें उससे पहले वो अपना ग्रेजुएशन फाइनली जो है पास करके बाहर निकल आए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने मिलते हैं IAS के एग्जाम में। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS की जो कैटेगरी है, इनको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। ओके, इसके बाद OBC कैटेगरी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, और SC ST और जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं इनको जब तक की एज लिमिट है उतने अटेम्प्ट मिलते हैं।
तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, है ना। बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि मैं ओबीसी से हूँ, मुझे कितने अटैम्प्ट मिलेंगे, मैं 1-2 अटैम्प्ट बचाऊँ कि नहीं बचाऊँ, तो ये फर्दर डिस्कशन है। बट ये जो लोक सेवा आयोग कहता है वो ये कहता है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लोगों को 6 अटैम्प्ट, ओबीसी को 9 अटैम्प्ट, एससी एसटी और डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों को जब तक कि उनकी एज है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं आईएएस 2021 के पेपर की। तो नोटिफिकेशन आपको पता है कि 4 मार्च 2021 को आ चुका है। लास्ट डेट भरने की 24 मार्च 2021 थी और आईएएस की जो पीटी की डेट थी वो 27 जून थी, लेकिन ये कैंसिल होकर अब 10 अक्टूबर 2021 हो गई है और ये पूरे देश में एक साथ कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट कब आएगा तो इसका अभी कोई डेट नहीं है, लेकिन माना जाएगा कि नवंबर तक इसको दे देंगे, नवंबर के बाद दे देंगे, है ना, दिसंबर तक दे सकते हैं। मेन एग्ज़ाम की डेट 7 जनवरी 2022 है और जो आईएएस मेन का रिज़ल्ट है वो मान के चलिए आप कि इसके बाद आपको देखने को 2022 में मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इस डेट्स के साथ आप तैयारी करना शुरू करिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ही समझ लीजिए कि 10 अक्टूबर को आप पीटी दे रहे हैं और 7 जनवरी को आपको क्या देना है, मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो 10 अक्टूबर से 10 नवंबर, 10 नवंबर से 10 नवंबर, एक मंथ हो गया, 10 दिसंबर और 10 जनवरी। आप देखिए 3 महीने का समय यूपीएससी देता है केवल मेंस की प्रिपरेशन के लिए, इसलिए बिल्कुल धोखे में मत रहिएगा। पहले से आप अपने मेंस की और ऑप्शनल की तैयारी करके रखिएगा। ओके, फिर बात करते हैं इसके सिलेबस की। 2021 में सिलेबस का रहा, तो देखिए अगर सिलेबस की बात करोगे तो सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। बट विद द थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईएएस क्वेश्चन पेपर, आप जो आईएएस के क्वेश्चन पेपर हैं उनको समझकर, एग्जाम के पैटर्न को समझकर आप सिलेबस को लिमिट कर सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि आप सिलेबस के रिलेवेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और अपने सिलेबस को छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि आईएएस सिलेबस में जो प्रीलिम एग्जाम है उसके में कितने पेपर होते हैं। तो द आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम हैव 2 पेपर्स, पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, इसको सी सेट पेपर कहते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 80 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स का होता है। बट इसके मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, यानी केवल जीएस पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं मेरिट को बनाने में। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर प्रीलिम एग्जाम इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम। जो प्रीलिम का एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड एग्जाम है। इसमें आपको चॉइस मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी। इन ए बी सी डी ऑप्शंस में आपको जो सही आंसर है उस पर आपको क्या करना है, गोला भरना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड एग्जाम होता है। द जनरल स्टडीज पेपर 2 सी सेट इज प्रॉपर क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसे हमने बात कर ली कि ये क्वालिफाइंग होता है। इसके सिलेबस की अगर बात करें तो जनरल स्टडी जो एक निगाह में देते हैं, इसमें करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड जनरल साइंस। ये तो जनरल स्टडीज पेपर 1 का सिलेबस हो गया। सेकेंड पेपर में कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी। ओके, इसमें नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये सब का सब क्लास 10th के लेवल का पूछा जाता है। डाटा DI भी आपसे पूछे जाएगी, सब के सब 10th के लेवल का होगा, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन जिन भी बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो आर्ट का है तो उनको इस सेकेंड पेपर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है लेकिन इनका ये पोर्शन थोड़ा सा कमज़ोर है, एप्टीट्यूड कमज़ोर है ना, रीजनिंग का पोर्शन कमज़ोर है, मैथ का पोर्शन थोड़ा सा कमज़ोर है, तो वो इस सेकेंड पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फर्स्ट पेपर से ही एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो ये पूरा सिलेबस डिटेल में है, इसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आईएएस का जो मेन का सिलेबस है उसकी चर्चा करते हैं एक एक पेपर के बारे में डिटेल में। यूपीएससी प्रोवाइड्स
द IAS सिलेबस टॉपिक लिस्ट इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएससी देता है तो टॉपिक वाइज पूरा लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो घबराने की बात नहीं कि आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, सब मिल जाएगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि एक पेपर होता है लैंग्वेज का, इंडियन लैंग्वेज, टू बी सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट, जो कि कैंडिडेट के द्वारा सिलेक्ट की जाती है फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। आपको पता है, आपने पॉलिटी पढ़ी है कि 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है। ओके, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बताना है कि किस भारतीय भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए दक्षिण भारत में आंदोलन चल रहा है। चलिए, आपको ये भी हिंट कर दिया कि दक्षिण भारत में। ओके, तो इन दो क्वेश्चंस का जवाब आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये जो पेपर होता है क्वालिफाइंग होता है, इसका नेचर क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसकी मार्किंग 300 मार्क्स की होती है और सिर्फ क्वालिफाई करना है। ऐसा ही दूसरा पेपर भी इंग्लिश का होता है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसमें भी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लाने हैं। इसके मार्क्स और ऊपर जो इंडियन एक लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करेंगे, इसके मार्क्स फाइनल जो मेरिट बनेंगी उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। फिर पेपर होगा, ऐसे का पेपर होगा। ये पेपर 250 मार्क्स का होता। फिर जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर भी 250 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडी पेपर सेकेंड भी 250 मार्क्स का होगा। थर्ड एंड फोर्थ पेपर भी 250 मार्क्स का होगा। ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स के होंगे। पहला पेपर 250 और सेकेंड पेपर भी 250 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से पूरा IAS मेंस का जो रिटन एग्जाम होगा वो 1750 नंबर का होता है। कितने का? 1750 नंबर का, 1750 मार्क्स का होता है। फिर प्लस इसमें इंटरव्यू के 275 मार्क्स और होते हैं। तो पूरा जो जिसपे फाइनल मेरिट बनती है वो 2025 जो मार्क्स हैं, इस पे पूरी फाइनल मेरिट तैयार होती है। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का जो सिलेबस है, तो इसको वीडियो को आप यहाँ पॉज करिएगा और इस पूरे सिलेबस को आप देखिएगा कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इतना टॉपिक फर्स्ट पेपर में मेंस में पूछा जाता है। इसमें इंडियन कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूछा जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एरा है कंट्री का उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, इनके बारे में पूछा जाएगा। साइलेंट फीचर ऑफ सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, इनसे संबंधित मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे। फिर क्या इफेक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का भारतीय समाज पर, ये भी एक इसके सिलेबस का पार्ट है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब मुद्दों पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ जो फीचर्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में है अर्थ के भूकंप, सुनामी, वोल्केनो एक्टिविटीज, साइक्लोन, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। फ्लोरा एंड फ्यूना, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो इकोनॉमी से रिलेटेड पार्ट है वो मैं आपको कवर करूंगा। बाकी जो आपके हिस्ट्री के टीचर हैं, जो आपके ज्योग्राफी के टीचर हैं, जो आपकी सोशियोलॉजी के टीचर रहेंगे, ठीक है, वो पार्ट इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी में मैं आपको ये पार्ट कवर करा दूंगा। इसके बाद सेकेंड पेपर की बात करें तो ये सेकेंड पेपर बेसिकली पॉलिटी से रिलेटेड है। तो इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल IR के मुद्दे शामिल होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें चर्चा की जाएगी, उसके फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाएगी, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ द वेरियस बॉडीज, डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशंस, इन सब की चर्चा सेकेंड पेपर में की जाएगी। ओके। फिर कंपैरिजन कि वर्ल्ड के जो अन्य देश हैं उनमें कैसा जो आपका ये है जो संविधान है उनमें कैसा चल रहा है। तो ये पूरा सिलेबस है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद IR से संबंधित क्वेश्चंस
और जो सोशल जस्टिस है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एनजीओ एसएचजी की जो अवधारणा है, ये सारे क्वेश्चन सेकेंड पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। इसको आप देख लीजिएगा। डेमोक्रेसी में रोल कैसा है, अपने नेबरहुड से रिलेशंस कैसे हैं, बायलैटरल रिलेशंस बात की जाएगी, रीजनल रिलेशंस, ग्लोबल ग्रुप, इन सब की चर्चा की जाएगी इसमें। थर्ड पेपर में टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी की बात की पूछी जाएगी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट को पूछा जाएगा। तो ये थर्ड पेपर, ये इसमें इकोनॉमी का जो पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसके अलावा जो अदर सेक्टर हैं वो भी आपको केंद्र में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसको जो पॉइंट है उसको आप पढ़ लीजिएगा, सेम इसी तरीके से सिलेबस को आगे बढ़ाया जाएगा। एथिक्स की चर्चा करेंगे और इन सारे पेपर्स को कैसे टैकल करना है, किसके लिए क्या पढ़ना है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर में कैसे तैयारी करें और कैसे। ये तो अभी सिर्फ सिलेबस डिस्कशन हो रहा है, अभी इसको कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में जो वर्ड लिखा है उसका क्या मतलब है और उसको कितना पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ परेशान नहीं होना, यहाँ हम तेजी से एक ओवरव्यू ले रहे हैं सिर्फ पूरे सिलेबस का। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो एग्रीकल्चर, बॉटनी, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, लॉ, इनको आप देख लीजिएगा। ये सारे जो एग्जाम सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट कैसे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। जो आपको पसंद हो वो आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज हैं वो इनमें से आप कोई लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जो भी ये लैंग्वेज शेड्यूल में दी गई हैं। ये सारी लैंग्वेज कहाँ दी गई हैं, ए शेड्यूल में दी गई हैं। ओके, चलिए फिर अब बात करेंगे हम लोग फुल 1 ईयर स्ट्रेटजी के बारे में कि हमारी एक वर्ष की पूरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, एक ईयर हम सिर्फ मॉडल ईयर ले रहे हैं। जैसे कि मार्च में नोटिफिकेशन आया था, अगर कोविड का दौर ना होता तो जून में पीटी हो जाता, अक्टूबर में आपका मेंस हो जाता और अगले मार्च जब नोटिफिकेशन फरवरी मार्च में आता तब तक आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका होता। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो 1 साल की है। इस वजह से हम पूरी स्ट्रेटजी को 1 साल में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जो पूरी ये स्ट्रेटजी के चरण हैं इनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि किन चरणों में किनको पढ़ना है, नोट्स कब बनाने हैं, न्यूज़पेपर कब पढ़ने हैं, ऑप्शनल कौन सा रखें, कौन सा नहीं रखें, इनको सबको देखना पड़ेगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले 3 मंथ में हम इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 मंथ में पहली स्ट्रेटजी, पहला पार्ट कवर करेंगे, फिर अगले 3 मंथ में हम आगे के पार्ट कवर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पहले शुरुआत में पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। जैसे हमने ऊपर चर्चा की, तो आपको पूरे सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। वो सिलेबस आपकी टेबल पर, आपके पैड पर, आपकी दीवार पर जहां आप पढ़ते हैं, आप बैठते हैं, वहां पर सिलेबस आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। बिना सिलेबस के आप अगर कोई भी तैयारी करेंगे या कोई भी पढ़ाई करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगी, कुछ ना कुछ टॉपिक आपसे जरूर छूट जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने पास सिलेबस की एक कॉपी रखिए। सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मत रखिएगा, नहीं आप सोचने लगे कि मोबाइल में अपलोड कर लिया है। और चूंकि मोबाइल बहुत डिस्टर्बेंस है, मोबाइल को सबसे पहले तो आप अपना बंद करके स्विच ऑफ करके अलग रख दीजिए। जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक उसका इस्तेमाल करिए। इसके अलावा जब आप अपनी टेबल कुर्सी पर पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करिए और बगल में रख दीजिए। ओके, इसके बाद एनसीईआरटी, शुरुआत में अपने सिलेबस को समझिए और एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करिए। एनसीईआरटी को पढ़ते समय भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है आपको, कि सारे एनसीईआरटी आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे तो 6 से पढ़ना शुरू करेंगे और 12 तक की बहुत सारी एनसीईआरटीज हो जाएंगी। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि जब आप ग्रेजुएशन करके तैयारी में आ रहे हैं तो आपको एक बेसिक समझ है सिलेबस की, सब्जेक्ट की। तो अब आपको ये तय करना है कि कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कब पढ़ना शुरू करना है। ओके, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं, आपने पहले कुछ किया हुआ है ग्रेजुएशन में, तो या कोई नोट्स आपने पढ़ा हुआ है, आपने कुछ सीखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी 6 से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें। आप 9 से ऊपर की एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, ओल्ड और न्यू दोनों, हिस्ट्री के लिए खास तौर से। ज्योग्राफी की बात करें, आप 9th से ऊपर पढ़ सकते हैं, खासतौर से 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको। लेकिन फिर आपको अगर इस ऊपर की क्लासेस में ज्योग्राफी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप नीचे 6 से
ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो क्लास 11th की एनसीईआरटी आप प्रेफर कर सकते हैं। क्लास 12th की एनसीईआरटी मत पढ़िएगा आप लोग। क्लास 9 10th की एनसीईआरटी तभी पढ़िएगा जब 11th की एनसीईआरटी पढ़ने में आपको समझ ना आए या आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी को लेकर ना हो, तो आप 9 से भी पढ़ना इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही एनसीईआरटी दूसरे और सब्जेक्ट्स के लिए है। साइंस की अब एनसीईआरटी है, मान लीजिए आप साइंस की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो 12th की साइंस की एनसीईआरटी 11th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे, तो वो उसका कोई मतलब नहीं। आप 10th तक की साइंस की एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं उनको पढ़िए, उससे आपका काम बन जाएगा। हाँ, इसमें आपको कोई डाउट हो कभी कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, तो इसको लेकर आप कभी भी जो आपकी संस्था है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि किन चीज़ों को पढ़ना है, किन को छोड़ देना है। एनसीईआरटी में भी सारे एनसीईआरटीज़ को नहीं पढ़ना है, तो किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन चैप्टर्स को पढ़ना है, किस एनसीईआरटी में किस टॉपिक से क्या कवर होगा, तो ये सब आप डिस्कशन से इसको तय कर सकते हैं। इसके बाद आप बेसिक रीडिंग करेंगे पूरी, पहले 3 मंथ में रीडिंग करिए और कम से कम इन 3 महीनों में आप 2 बार तो कम से कम रीडिंग कर लीजिए, 2 टाइम्स रीडिंग, 2 बार कम से कम आप बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए रीडिंग कर लीजिए। और इससे ये मैं मानता हूं कि इन 3 महीनों में आप पूरे सिलेबस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में आ जाएगी। फिर अगले 3 महीने में आप क्या करेंगे? अगले 3 महीने में आप कुछ फिर उससे एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे, और मैं मानता हूं कि जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ लेंगे तो आप में एक बेसिक समझ डेवलप हो जाएगी। फिर आप रेफरेंस बुक की ओर आगे बढ़ सकते हैं। रेफरेंस बुक से मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं पढ़ने के लिए उन्हें आप पढ़ सकते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, बिपिन चंद्रा है ना, तो और डीडी बासु है या स्पेक्ट्रम है, तो ये सारी किताबें अब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इस फेज में आप रेफरेंस बुक पढ़ना शुरू करिए। और इसके साथ आप अपने ऑप्शनल जो पेपर है आपका, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है ऑप्शनल में अपना फेवरेट सब्जेक्ट के रूप में, उसको भी तैयार करना इन अगले के 3 महीनों में आप शुरू कर दीजिए। इन 3 महीनों में ये ऑप्शनल पेपर आपको कंप्लीटली कवर करना है। हाँ, ये हो सकता है ये ऑप्शनल आपके जो ग्रेजुएशन आपने किया है उससे संबंधित हो सकता है आपको थोड़ा कम समय लगे, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप कोई अपने इंटरेस्ट का ऑप्शनल चूज करते हैं तो फिर आपको पूरा समय देना पड़ेगा, और इन 3 महीने भी हो सकता है आपके लिए कम पड़े, तो आपको पूरी शिद्दत के साथ अपना ऑप्शनल कवर करना पड़ेगा। ठीक है। फिर बहुत सारे बच्चों की एक ये बेसिक बात रहती है कि सर ऑप्शनल कैसे चूज करें। तो देखिए, ऑप्शनल कैसे चूज करें, तो जब आप तैयारी के पहले चरण में हैं या आपने तैयारी शुरू की है, तो आप तैयारी शुरू करते ही मत सोचने लगे कि मुझे ऑप्शनल पढ़ना है, क्या चूज करूं, क्या अच्छा है, किसमें मेरा इंटरेस्ट है। ये पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि शुरुआत में आप सारी, जब आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे सारे सब्जेक्ट्स पे, फिर आप देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आप अच्छे से टैकल कर लेंगे, जिसको डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल अप्रोच किस सब्जेक्ट की आप में सबसे ज़्यादा एबिलिटी आपने बना ली है। तो इस आधार पर आप अपने ऑप्शनल को चूज करिएगा। इस बात का खास ध्यान रखना है आपको, ऑप्शनल किसी के कहने पे चूज नहीं करना है आपको। इज दैट क्लियर? फिर भी अगर आप इतना होने के बाद अपना ऑप्शनल चूज नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कुछ पॉपुलर ऑप्शनल तलाशिए या कुछ ऐसे ऑप्शनल तलाशिए जिनमें आपको इंटरेस्ट है, उनको शॉर्टलिस्ट करिए और फिर उनको पढ़ना शुरू करिए। फिर देखिए आप सबसे अच्छा अपना परफॉर्म किस ऑप्शनल के साथ कर सकते हैं, वैकल्पिक विषय के साथ कर सकते हैं। और इस चरण में आकर आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है, ताकि जब आप, चूंकि बार बार आप इन रेफरेंस बुक को पूरा एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, ओके, चूंकि एक मॉडल स्ट्रेटजी है 1 साल की। हो सकता है कि आप इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, गुड, बट अगर आप इसके नोट्स बनाकर आप पढ़ेंगे, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाइए, की नोट्स बनाइए और इन नोट्स से आप पढ़िए, फिर देखिए आपको बहुत सारा लाभ होगा इन पूरे सिलेबस को पढ़ने का। ओके। और इस चरण में आपको अब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना है। पहले चरण में आपको न्यूज़पेपर से अवॉइड करना है, ऐसा मेरा मानना है। आपने अगर तैयारी अभी अभी शुरू की है तो आप न्यूज़पेपर में मत फंसिए। क्यों? क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आप ये मान के चलिए कि जब आपने हिंदू उठा लिया तो आप उसमें फंस जाएंगे।
2 से 3 घंटे आप सिर्फ पेपर में ही दे देंगे, और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो और समय लगेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि शुरुआत में आप न्यूज़पेपर पढ़ने में मत फंसिए, लेकिन जो अगले 3 मंथ का टारगेट है उसमें आप अपना न्यूज़पेपर की जो स्टडी है उसको करना शुरू करिए, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना शुरू करिए, और वही अलग अलग फोल्डर हर टॉपिक, चूंकि अब जब आप बेसिक समझ अपनी डेवलप कर चुके हैं तो आपके पास हर टॉपिक के अपने फोल्डर होंगे, आप उसमें करंट के सारे नोट्स आप उसमें इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। ओके, और अपने नोट्स भी बनाते जाइए। इसके बाद बात करते हैं अगले 3 महीने की। देखिए अगले 3 महीने और भी क्रूशियल होने वाले हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि अगले 3 महीने में अब आपने ऑप्शनल पढ़ लिया, आपने रेफरेंस बुक पढ़ ली, रेफरेंस मटेरियल पढ़ लिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप बना चुके हैं, तो अब आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था, जैसे पहले हमने इस प्रश्न पे चर्चा की थी कि आंसर राइटिंग लिखना कब शुरू किया जाए। तो अब सही समय है आपके आंसर राइटिंग लिखने का, आंसर राइटिंग करने का। तो अब आप इस तीसरे चरण में अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंड बन गई है, आपने बहुत सारे रेफरेंसेस बुक को पढ़ लिया है, आपने सारे सिलेबस को पढ़ लिया है, ताकि आप लिंक कर पाएंगे योजनाओं को, ताकि आप जो पूरा एक प्लान होता है कि जो भी आप पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन, किसी भी जो क्वेश्चन है उसमें इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा, उसकी मेन बॉडी कैसी रहेगी और उसका कंक्लूजन कैसा रहेगा, ये अब आप करने में सक्षम होने लगेंगे। पहली बार में आपको बिल्कुल एकदम से ऐसे में परफेक्शन नहीं आएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप जब लिखना शुरू करेंगे तो पहले दिन से परफेक्शन आने लगेगा, नहीं। पहले आप लिखना शुरू करेंगे, आपकी स्पीड कम रहेगी, आपका कंटेंट बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्पीड पे एक बार ध्यान ना दें, लेकिन सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए कि आपका जो कंटेंट हो वो क्वालिटेटिव हो। क्यों? क्योंकि स्पीड तो आप प्रैक्टिस से बढ़ा लेंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप बहुत जल्दी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद ऐसे की बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग, अब आपको ऐसे राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए तीसरे चरण में आकर। क्यों? क्योंकि वही सारी बातें कि आपने एक होल पर्सपेक्टिव पूरे सिलेबस का अपने अंदर बना लिया है। आप जो ऐसे के टॉपिक हैं उनको निकालिए, करंट से जोड़िए, और ऐसे लिखने की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपको ग्रुप डिस्कशन। आप ग्रुप डिस्कशन अब शुरू कर सकते हैं, शुरुआत में मत करिएगा। जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आपस में ग्रुप डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, आप उलझने लगेंगे। देख रहे, समझ रहे हैं ना? आप क्या होगा, आप सिर्फ उलझेंगे और झगड़ा करेंगे। समझ गए? मतलब शुरुआत में आपको ग्रुप डिस्कशन करने का कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि आप इस लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं। और फिर वही बात कि करंट अफेयर आपको पढ़ते रहना है, करंट अफेयर की तैयारी साथ साथ करते रहना है, नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। अब बात करते हैं लास्ट के 3 मंथ में आपको क्या करना चाहिए। चूंकि लास्ट के 3 मंथ आपके आ गए हैं तो आपको पीटी ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि आपको जो पढ़ाई है वो कैसी करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव करनी पड़ेगी। कैसी करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब रट्टू तोता वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आपको फैक्ट रटने पड़ेंगे। तो इस लास्ट के 3 मंथ में आपको फैक्ट रटना, योजनाएं रटना, इंडेक्स रटना, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, है ना, उनको करंट के भी कुछ फैक्ट आ जाएंगे, तब तक ये सब रटना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स होंगे, ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स होंगे, करंट अफेयर के कुछ फैक्ट्स होंगे, योजनाओं के फैक्ट्स होंगे, इंडेक्स होंगे, है ना, साइंस एंड टेक का करंट अफेयर के कुछ फैक्ट्स होंगे। तो ये सारे फैक्ट्स आपको अब रटने पड़ेंगे, और ये तभी रट पाएंगे जब अब तक आप ये पूरी प्रक्रिया जो मैंने बताई है वो आप कंप्लीट करके एक एक सीढ़ी करके पास करते चले जाएंगे। इसके बाद आप इस चरण में टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। प्रीलिम को लेकर यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए। आपका इंस्टीट्यूशन आपको टेस्ट सीरीज कराएगा, आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, और रिवीजन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। जितना ज़्यादा रिवीजन उतने ज़्यादा चांस आपके एग्जाम को क्रैक करने के। ओके, मतलब मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन, मिनिमम रिसोर्स इसी पर आपको पूरा काम करना है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए। और करंट अफेयर लास्ट के 3 चरणों में आपको सबसे ज्यादा करंट अफेयर, आप ये कॉमन टॉपिक है, करंट अफेयर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर आपको बराबर पढ़ते रहना है। ओके, तो ये पूरी मैं मानता हूं एक मॉडल तैयारी है पूरे 1 साल की। तो उम्मीद है कि इससे आपको लाभ होगा, और
इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसमें आप इसके वीडियो के बाद भी अगर आपको लगता है दोबारा देखते समय आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है तब भी आप पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। फिर या आप चाहते हैं कि किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बने जिसकी आपको नीड है या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपको वही वीडियो मिले जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और सबसे बड़ी बात कि ये सेशन कैसा लगा इसका रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ओके, फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या पहले दिन से आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए या नोट्स कैसे बनाने चाहिए, नोट्स को क्या कंसाइज पहले दिन से ही करना शुरू कर देना चाहिए। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं या जो क्वेश्चंस रह जाएंगे या जो आप में और भी कोई डाउट है, इनके लिए हम एक और अलग से सेशन लेंगे और उस पर हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपना रिव्यू ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, अपने दोस्तों तक अपने इस वीडियो को पहुंचाएं। जो लोग अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं अभ्युदय केंद्र मिर्ज़ापुर से अपने आप को वो कनेक्ट करें और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी तैयारी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से और मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसको एक अंजाम तक आप ज़रूर पहुंचाएंगे। और इसमें जो भी सहभागिता अभ्युदय केंद्र की या उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स की है सहभागिता, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो गुड लक। थैंक यू वेरी मच।